यहाँ पे कमेंट दे दीजिएगा थोड़ा सा। क्या किए हैं जी? क्लास यहीं का लाइव हुआ है। मैसेज कहाँ आ रहा है? हाँ आने लगा अब। ठीक है जी। हे ठीक है। चलिए शांत हो जाइए, शांति है पहले से ही। शुक्रवार है, क्वेश्चन करवाना है, हमको पता है। क्वेश्चन लगा हुआ भी है, लेकिन जो है आपको क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है सोच रहे थे हर्षवर्धन को क्लियर कर दें। आए कॉपी लेके आए हैं ना? बोले तो थे कल हम कॉपी लेके आइएगा, बोले थे ना। तो क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में, क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में 60-70 को और है, वो तो तुरंत हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं हमारी बात? समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन 60-70 को है, वो तो तुरंत हो जाएगा। तो हर्षवर्धन भी जो है, हर्षवर्धन कल जहां तक बताए थे कुछ याद और है? आए बताए थे ना जी? हाँ हर्षवर्धन को क्लियर कर लेते हैं। अपना अपना कॉपी पलट लीजिए, जो इतिहास का कॉपी है। हर्षवर्धन में 10-20 पॉइंट और है, उसको समझ लेते हैं और लिख लेते हैं, फिर याद कर लेंगे और फिर यहां क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन भी देख लेंगे। चलिए 2-4-5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप पहले। वैनसॉन्ग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के राज्य में उत्तर भारत का कौन राज्य शामिल नहीं था? जम्मू। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली की रचना किसने की? किसने किया? हर्ष संवत किसने चलाया? कब चलाया? हर्षवर्धन के बचपन का नाम? शिलादित्य। क्या था? क्या था? वर्धन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक। आए
प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा की हत्या किसने कर दी? देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? हाँ, देवगुप्त की हत्या राजवर्धन। राजवर्धन की हत्या किसने? शशांक। शशांक किस धर्म को मानता था? किस धर्म को मानता था? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज किसने बनाया? कन्नौज किसने बनाया? हर्ष वर्धन वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन। अब देखिएगा, सुनिएगा। देखिए, जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के समय हर्षवर्धन के समय चीनी बौद्ध यात्री वेनसोंग भारत आया था। और वेनसोंग का जो यात्रा वृत्तांत है, वह सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। सियुकी यानी वेनसोंग ने जो भारत की यात्रा की ना, वेनसोंग ने जो भारत की यात्रा की, उन बातों का विवरण वेनसोंग ने सियुकी नामक साहित्य में दिया। वेनसोंग ने सियुकी नामक साहित्य में दिया। तो वेनसोंग को जो आज भी इतिहास में याद किया जाता है, यह उनकी रचना सियुकी को लेकर जो है वेनसोंग को याद किया जाता है। वेनसोंग हर्षवर्धन के विषय में अपने यात्रा वृत्तांत सियुकी में विस्तार पूर्वक लिखा है। और वेनसोंग ने यह बताया है कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन वैश्य जाति से था। वेनसोंग ने बताया है कि जो हर्षवर्धन था वह आपको वैश्य जाति से था। और साथ ही साथ वेनसोंग ने यह भी बताया है कि हर्षवर्धन के समय चोर और डाकुओं का बोलबाला हुआ करता था। चोर और डाकुओं का बोलबाला हुआ करता था। चोर और डाकुओं का बोलबाला हुआ करता था। साथ ही साथ वेनसोंग ने यह भी बताया कि जो हर्षवर्धन था काफी धार्मिक प्रवृत्ति का था, बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति का था। और वेनसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में यह बताया कि हर्षवर्धन का जो संपूर्ण आय होता था, हर्षवर्धन का जो संपूर्ण इनकम होता था, या जो आय होता था, या हर्षवर्धन का जो संपूर्ण धन था, उसे 4 भागों में बांटा जाता था। इस बात का विवरण वेनसोंग ने ही किया है। और वेनसोंग ने यह लिखा है कि हर्षवर्धन के संपूर्ण आय को 4 भागों में बांटा जाता था। और हर्षवर्धन के संपूर्ण आय को जो 4 भागों में बांटा जाता था, उसमें हर्षवर्धन की आय का 1/4 जो है राजा के खर्च के लिए दिया जाता था, राजा को खर्च करने के लिए दिया जाता था। अर्थात हर्षवर्धन का इनकम अगर 100 रुपया था तो उसमें 25 रुपया राजा अपने खर्च के लिए रखता था। फिर 1/4 भाग विद्वानों को दिया जाता था। 1/4 भाग विद्वानों को दिया जाता था, यानी 25 रुपया विद्वान को दिया जाता था। फिर 1/4 भाग जो है आपको पदाधिकारियों को दिया जाता था, अधिकारियों को दिया जाता था खर्च करने के लिए। और बचा हुआ
जो 1/4 भाग होता था, बचा हुआ 1/4 भाग धार्मिक कार्यों में हर्षवर्धन खर्च किया करता था। धार्मिक कार्यों में हर्षवर्धन खर्च किया करता था। कहने का मतलब यह हुआ कि हर्षवर्धन का इनकम अगर 100 रुपया था तो 25 रुपया हर्षवर्धन अपने खर्च के लिए रखता था, 25 रुपया हर्षवर्धन विद्वान को देता था, 25 रुपया अधिकारियों को देता था और 25 रुपया धर्म के ऊपर खर्च करता था। 25 रुपया धर्म के ऊपर खर्च करता था। और कहा जाता है कि हर्षवर्धन अपने शासनकाल के समय, हर्षवर्धन इतने अधिक धार्मिक थे कि हर्षवर्धन अपने शासनकाल के समय प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो है एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था। और हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था वह प्रयाग में किया करता था। और प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर हर्षवर्धन के द्वारा जो एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था, इसे महामोक्ष परिषद कहा गया। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि हर्षवर्धन इन मोक्ष परिषदों से अलग हटकर जो है हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशेष तौर पर बौद्ध धर्म को लेकर एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया। हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज के भीतर, और जो हर्षवर्धन था वह बौद्ध धर्म को मानता था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानता था। जो हर्षवर्धन था वह बौद्ध धर्म को मानता था और वह बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है महायान संप्रदाय को मानता था। और हर्षवर्धन कन्नौज में एक बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन कन्नौज में जो है एक बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। और कहा जाता है कि इस बौद्ध सम्मेलन में हर्षवर्धन अपने शरीर पर का वस्त्र छोड़कर सब कुछ दान कर दिया। हर्षवर्धन के शरीर पर जो वस्त्र था उस वस्त्र को छोड़कर हर्षवर्धन के पास जितना भी संपत्ति था, पूरा का पूरा संपत्ति जो है हर्षवर्धन ने कन्नौज में हो रहे बौद्ध सम्मेलन के दौरान जो है दान कर दिया। और यह बौद्ध सम्मेलन इतने व्यापक स्तर पर हुए थे कि कुछ विद्वानों ने इस बौद्ध सम्मेलन को 5वें बौद्ध सम्मेलन की संज्ञा दी है। कुछ विद्वानों ने कन्नौज में हुए हर्षवर्धन के समय के बौद्ध सम्मेलन को जो है 5वें बौद्ध सम्मेलन की संज्ञा दी है। 5वें बौद्ध सम्मेलन की संज्ञा दी है। यहां तक पहले अब चीजों को लिखिए, फिर आगे बताएंगे, लिखाएंगे। लिखिए, लिखिएगा वेनसोंग को नेक्स्ट पॉइंट वाइज ना लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। वेनसोंग को आज भी इतिहास में याद उनकी रचना सियुकी को लेकर किया जाता है।
सियुकी को लेकर किया जाता है फुल स्टॉप, सियुकी को लेकर किया जाता है फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, वेनसोंग ने हर्षवर्धन को वेश्य जाति का बताया। 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 वेश्य जाति का बताया। तथा उसी में तथा वेनसोंग ने यह आरोप लगाया कि तथा वेनसोंग ने यह आरोप लगाया कि तथा वेनसोंग ने यह आरोप लगाया कि यह आरोप लगाया कि यह आरोप लगाया कि यह आरोप लगाया कि हर्षवर्धन के समय चोर और डाकुओं का बोलबाला हुआ करता था। हर्षवर्धन के समय चोर और डाकुओं का बोलबाला हुआ करता था। हर्षवर्धन के समय चोर और डाकुओं का बोलबाला हुआ करता था। हर्षवर्धन के समय चोर और डाकुओं का बोलबाला हुआ करता था। चोर और डाकुओं का बोलबाला हुआ करता था। चोर और डाकुओं का बोलबाला हुआ करता था। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, वेनसोंग अपने विवरण में यह कहते हैं कि वेनसोंग अपने विवरण में यह कहते हैं कि वेनसोंग अपने विवरण में यह कहते हैं कि हर्षवर्धन की आय को इनकम को हर्षवर्धन की आय को 4 वर्गों में 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 बांटा जाता था। हर्षवर्धन की आय को आय इनकम हर्षवर्धन की आय को 4 वर्गों में बांटा जाता था, जिसमें एक भाग राजा को, जिसमें एक भाग राजा को, एक भाग विद्वानों को, एक भाग विद्वानों को, एक भाग राजा को, एक भाग विद्वानों को, एक भाग अधिकारियों को, एक भाग अधिकारियों को, एक भाग अधिकारियों को, एक भाग अधिकारियों को और एक भाग धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु प्रदान किए जाते थे। एक भाग धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु प्रदान किए जाते थे। एक भाग धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु प्रदान किए जाते थे। एक भाग धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु प्रदान किए जाते थे। एक भाग धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु प्रदान किए जाते थे। एक भाग धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु प्रदान किए जाते थे। धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु प्रदान किए जाते थे। धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु प्रदान किए जाते थे। फुल स्टॉप। हर्षवर्धन, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर
हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर। अरे बैठे हुए हैं, वो सबके कमेंट को जवाब दीजिए ना जी। वो सब कमेंट तो जवाब देने योग्य है, आप ही को बोल रहे हैं। किससे बतिया रहे हैं आप? हैं? ऊपर में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? ऊपर में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? काहे छोड़ दे रहा है टीवी? ठीक है, वो कमेंट सबको जवाब दीजिए। बैठे रहते हैं, मुंह देखते रहते हैं। आप बैठे हैं काहे के लिए? वो कमेंट सबको जवाब दीजिए। कल क्लास छूटा था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, होगा क्लास, नहीं होगा, वही सब तो पूछ रहा है। वो तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एकदम मूर्ति के तरह बैठे रहते हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर, हर्षवर्धन प्रत्येक 5, ऊपर में छूट रहा है लड़का लोग को है? अरे क्या हो रहा है? अरे देख कर क्या, ये किससे बतिया रहे हैं आप? ऊपरे में बतिया रहे हैं तो चलिए न रहा है। अरे क्या दिक्कत है? वो कहीं कोई दिक्कत है? हैं? आए? ऊपर नहीं हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो ऊपर नहीं ना हो रहा है, तो ऊपर में विद्यार्थी नहीं ना है, तो नीचे में है। नीचे में तो चलिए रहा है, तो दिक्कत क्या? आप ऊपर में कहां बात कर रहे थे? ऊपर से आपको कौन फोन कर दिया? अरे क्लास हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, हम पढ़ाए ना। इसको करने दीजिए, ऊपर वाला से, नीचे वाला से, बीच वाला से, जिससे बात करना है करते रहिए आप। लिखिए, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में, प्रयाग में, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में, प्रयाग में, प्रयाग में, प्रयाग में धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था, 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 जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। फुल स्टॉप। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानता था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानता था। फुल स्टॉप। उसी में बौद्ध धर्म के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज में, बौद्ध धर्म के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज में, बौद्ध धर्म के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज में,
बौद्ध धर्म के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज में, बौद्ध धर्म के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज में, बौद्ध धर्म के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज में, हर्षवर्धन ने कन्नौज में, कन्नौज में एक विशाल बौद्ध सभा का आयोजन किया, एक विशाल बौद्ध सभा का आयोजन किया, एक विशाल बौद्ध सभा का आयोजन किया, जिसे कुछ विद्वान पांचवें बौद्ध सम्मेलन की संज्ञा देते हैं, जिसे कुछ विद्वान पांचवें बौद्ध सम्मेलन की संज्ञा देते हैं, जिसे कुछ विद्वान पांचवें बौद्ध सम्मेलन की संज्ञा देते हैं, जिसे कुछ विद्वान पांचवें बौद्ध सम्मेलन की संज्ञा देते हैं, जिसे कुछ विद्वान पांचवें बौद्ध सम्मेलन की संज्ञा देते हैं। पांचवें बौद्ध सम्मेलन की संज्ञा देते हैं। कहा जाता है कि उसी में कहा जाता है कि इस सम्मेलन के दौरान हर्षवर्धन ने, कहा जाता है कि इस सम्मेलन के दौरान हर्षवर्धन ने कहा जाता है कि इस सम्मेलन के दौरान हर्षवर्धन ने कहा जाता है कि इस सम्मेलन के दौरान हर्षवर्धन ने कहा जाता है कि इस सम्मेलन के दौरान हर्षवर्धन ने शरीर में हर्षवर्धन ने अपने शरीर में पहने हुए वस्त्र के अलावा हर्षवर्धन ने अपने शरीर में पहने हुए वस्त्र के अलावा हर्षवर्धन ने अपने शरीर में पहने हुए वस्त्र के अलावा हर्षवर्धन ने अपने शरीर में पहने हुए वस्त्र के अलावा अन्य सब कुछ दान कर दिया, 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 दान कर दिया, फुल स्टॉप, अन्य सब कुछ दान कर दिया, फुल स्टॉप। अब देखिएगा, हर्षवर्धन के समय चीनी बौद्ध यात्री आया हुआ था, तो हर्षवर्धन ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने को लेकर हर्षवर्धन ने अपना एक दूत चीन भेजा। हर्षवर्धन ने अपना एक दूत चीन भेजा और कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपना दूत जो है चीन 641 ईस्वी में भेजा था। हर्षवर्धन ने अपना दूत चीन 641 ईस्वी में भेजा था। फिर चीन से चीनी सम्राट के दूत 643 और 645 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय जो है आपको भारत आया था। हर्षवर्धन के समय भारत आया था और बाद में कुछ वर्षों के बाद 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हो गया और हर्षवर्धन के निधन होने के बाद जो है हर्षवर्धन का उत्तराधिकारी एक स्थानीय व्यक्ति अर्जुन बना था, जो कि काफी अयोग्य था। अर्जुन बना था जो कि काफी अयोग्य था और हर्षवर्धन के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण ही कुछ ही वर्षों बाद वर्धन वंश का पतन हो गया। कुछ ही वर्षों बाद वर्धन वंश का पतन हो गया। तो नीचे से लिखिएगा आप, हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपना एक दूत चीन भेजा, अपना दूत चीन भेजा। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपना दूत चीन भेजा, अपना दूत चीन भेजा, अपना दूत चीन भेजा। बाद के वर्षों में 643 और 645 ईस्वी में, बाद के वर्षों में 643 और 645 ईस्वी में, बाद के वर्षों में 643 और 645 ईस्वी में, बाद के वर्षों में 643 और 645 ईस्वी में चीनी दूत भारत आया।
चीनी दूत भारत आया, चीनी दूत भारत आया। अगला पॉइंट 647 ईस्वी में, अगला पॉइंट 647 ईस्वी में, 647 ईस्वी में, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हो गया। छह सौ सैतालीस ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हो गया। तत्पश्चात 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 अर्जुन नामक, तत्पश्चात अर्जुन नामक तत्पश्चात अर्जुन नामक एक स्थानीय व्यक्ति, अर्जुन नामक एक स्थानीय व्यक्ति शासक बना। अर्जुन नामक एक स्थानीय व्यक्ति शासक बना जो काफी अयोग्य था, शासक बना जो काफी अयोग्य था। फुल स्टॉप। उसी में हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन के बाद उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही, हर्षवर्धन के बाद उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही, हर्षवर्धन के बाद उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही, हर्षवर्धन के बाद उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही, हर्षवर्धन के बाद उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही, उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही वर्धन वंश का पतन हो गया। फुल स्टॉप। अब आगे सुनिएगा, देखिए हर्षवर्धन का जो मृत्यु हुआ है 647 ईस्वी में, हर्षवर्धन हिंदू शासक था और हर्षवर्धन के निधन होने के बाद हर्षवर्धन जैसा कोई योग्य और शक्तिशाली हिंदू शासक पैदा नहीं हो पाया, जिस वजह से हर्षवर्धन को अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है तथा हर्षवर्धन की मृत्यु को इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ एक परिवर्तन बिंदु मानता है। हर्षवर्धन की मृत्यु को इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ एक परिवर्तन बिंदु मानता है। तो नीचे से लिखिएगा आप, हर्षवर्धन की मृत्यु को, हर्षवर्धन की मृत्यु को, हर्षवर्धन की मृत्यु को इतिहासकार वी.ए. स्मिथ, हर्षवर्धन की मृत्यु को इतिहासकार वी.ए. स्मिथ, हर्षवर्धन की मृत्यु को इतिहासकार वी.ए. स्मिथ, हर्षवर्धन की मृत्यु को इतिहासकार वी.ए. स्मिथ इतिहास का एक परिवर्तन बिंदु मानते हैं, इतिहास का एक परिवर्तन बिंदु मानते हैं। इतिहास का एक परिवर्तन बिंदु मानते हैं। फुल स्टॉप। हर्षवर्धन को, हाँ उसी में, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू महान शासक माना जाता है, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू महान शासक माना जाता है। इसके बाद आगे देखिएगा, हर्षवर्धन के समय जो है ना, आपको सूती वस्त्र उद्योग
एक प्रमुख उद्योग हुआ करता था। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग हुआ करता था, और सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था मथुरा। मथुरा, तो नीचे से लिखिएगा, हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र, हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र मथुरा हुआ करता था। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र मथुरा हुआ करता था। इसके बाद जो है, हर्षवर्धन के समय एक अधिकारी हुआ करता था अवंती। अवंती, अवंती, एक अधिकारी हुआ करता था सिंहनाद। सिंहनाद, और एक अधिकारी हुआ करता था कुंतल। कुंतल, और एक अधिकारी हुआ करता था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। तो नीचे से लिखते जाइएगा। ये जो अवंती था युद्ध एवं शांति विभाग के मंत्री हुआ करते थे। तो लिखिएगा, हर्षवर्धन के समय अवंती, हर्षवर्धन के समय अवंती युद्ध एवं शांति विभाग के अधिकारी हुआ करते थे। हर्षवर्धन के समय अवंती हर्षवर्धन के समय अवंती युद्ध एवं शांति विभाग के अधिकारी हुआ करते थे। हर्षवर्धन के समय अवंती युद्ध एवं शांति विभाग के अधिकारी हुआ करते थे। आगे सिंहनाद, आगे सिंहनाद। हर्षवर्धन के समय सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। 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 हर्षवर्धन के समय सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। सिंहनाद कहा जाता था। कुंतल, अश्वसेना के प्रधान को कुंतल कहा जाता था। आगे लिखिएगा, हर्षवर्धन के समय अश्वसेना के प्रधान को कुंतल कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय अश्वसेना के प्रधान को कुंतल कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय अश्वसेना के प्रधान को कुंतल कहा जाता था। कुंतल कहा जाता था। कुंतल कहा जाता था। आगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, हस्तसेना के प्रधान को स्कंदगुप्त कहा जाता था। 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 चलिए आइए अब याद करते हैं। आइए बोर्ड पे आइए। सीयूकी किसकी रचना? सीयूकी किसकी रचना? सीयूकी किसकी रचना? वैनसोंग ने हर्षवर्धन को किस जाति का बताया? वैनसोंग ने हर्षवर्धन को किस जाति? वैनसोंग के अनुसार हर्षवर्धन के राज में किसका बोलबाला था? चोर और वैनसोंग के अनुसार हर्षवर्धन के राज में किसका बोलबाला था? वैनसोंग के अनुसार हर्षवर्धन का जो टोटल इनकम होता था उसे कितने भागों में? एक भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा,
हर्षवर्धन के संपूर्ण आय को कितने भागों में कितने भागों में? एक भाग किसको? दूसरा, तीसरा, चौथा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा का आयोजन कहां करता था? हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा का आयोजन कहां करता था? और इसे क्या कहा जाता था? महामोक्ष। तो हर्षवर्धन जो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था, इसे क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां करवाया? 5वां बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ है? किसके समय हुआ है? और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था या हीनयान? किसको मानता था? हर्षवर्धन ने अपना दूत चीन कब भेजा? चीनी दूत भारत कब आए? हर्षवर्धन का मृत्यु कब हुआ? हर्षवर्धन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? वर्धन वंश के पतन का कारण अयोग्य उत्तराधिकारी। वर्धन वंश के पतन का कारण हर्षवर्धन की मृत्यु को भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु की संज्ञा किसने दिया? हर्षवर्धन की मृत्यु को इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु की संज्ञा किसने दिया? हर्षवर्धन की मृत्यु को इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु की संज्ञा किसने दिया? हर्षवर्धन के काल में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? युद्ध एवं शांति विभाग के सेनापति को अश्वसेना के प्रधान हस्तसेना के प्रधान को आए क्लियर। अब आ जाइए, खत्म हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, ठीक है? फटा है जी। अरे यहां से फटा कौन लेकर के जाता है? यहां पर तो हमको नजर नहीं आ रहा। हाँ है। चलिए कॉपी दीजिए। तो ऑनलाइन वाले 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट बाद क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? अच्छा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल का प्रमाण कहां से मिला है? हाँ, वनावली। कहां से मिला है? वनावली से मिला है। कहां से? वनावली। चलिए उधर जो डेस्क पे बैठे हुए हैं पीला टी शर्ट पहला वाला, आ जाइए। चलिए आइए लड़की, खड़ा हो जाइए। कॉपी दीजिए। आगे वाली बैठिए ना जी। अरे आगे वाली बैठिए ना, बकलोल भी। कॉपी बढ़ाइए, आ जाइए, जल्दी आइए। उपक्रम किसे कहा जाता? उपक्रम लीजिए, विष्णु को कहा जाता है क्योंकि 3 पग में उन्होंने पूरे विश्व को नाप दिया था। खड़ा हो जाइए, कॉपी दीजिए। 2 दिन लगा दीजिए आने में, आप आने में 2 दिन लगाइए। पैशाच विवाह क्या है? पकड़िए, विश्वासघात द्वारा किया गया विवाह। कॉपी कहां है आपका? कॉपी कहां है? कॉपी नहीं लेके आए हैं? कहां से पढ़े हैं? बिंदुसार से।
और बिंदुसार से पढ़े हैं। जाइए आप, जाइए 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 जाइए। उधर चश्मा वाला जो इधर उधर कर रहा है, कॉपी लेते आइए जल्दी। हाँ, चश्मा जो अभी तुरंत खोल लिए हैं, चश्मा इधर उधर कर रहे थे, चश्मा खोल लिए हैं तुरंत। आ जाइए आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ, कॉपी लेके आइए जल्दी। चलिए, हे खड़ा होइए, दीजिए कॉपी। है हल्ला काय करते हैं, आदमी जैसे कीजिए ना। हो वाह महाराज। अग्नि के लिए ऋग्वेद में कौन कौन सा शब्द आया है, बोलिए। हाँ, ए लड़की खड़ा हो जाइए उधर से। हाँ हाँ। वैदिक साहित्य में सबसे पहले किसकी रचना हुई है? ऋग्वेद। हाँ ठीक है, उसके बाद खड़ा हो जाइए। वेदांत दर्शन किसे कहा जाता है? वेदांत दर्शन किसे कहा जाता है? हाय क्या? वेदांत दर्शन किसे कहा जाता है? मारेंगे ना, खड़ा रहिए। कॉपी तो ऐसा लेके आया कि इसमें कुछ आइए ना है ना है। मिताक्षरा के लेखक है, लीजिए कॉपी में है विज्ञानेश्वर। जाइए, रेड टी शर्ट आ जाइए कॉपी लेकर। रेड टी शर्ट, हाँ कॉपी लेके आ जाइए। उधर से इस सामने में जो बैठा हुआ है पीला, सॉरी ब्लैक शर्ट या टी शर्ट जो भी है, गोड़ मुंह, गोड़ का मुंह, ब्लैक शर्ट या टी शर्ट आ जाइए। हे लड़की उठ जाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। नहीं नहीं, उधर पीछे। कॉपी भेजिए आप अपना, कॉपी भेजिए, कॉपी से पूछेंगे। 5 मिनट रुक जाइए। ऑनलाइन वाले लोग, ऑफलाइन वाला सब पढ़ता न है, हल्ला करता है, इसलिए थोड़ा इलाज जरूरी है। आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे, ऐसा किस विद्वान ने कहा है? मैक्स मूलर। चलिए बैठ जाइए, कॉपी भेज दीजिए वो लड़की को। कॉपी भेजिए, दीजिए। खाली कॉपी लेके आए हैं जी? नहीं ना, गुप्त काल से पढ़े हैं। समुद्रगुप्त 6 प्रकार का मुद्रा चलाया था, बताइए। कम से कम 3 भी बता दीजिए। कॉपी में है, पहला पेज में ही है। पढ़ा लिखा कीजिए महाराज, आईपीएल मत देखिए, आईपीएल मत देखिए। आइए जल्दी, आइए जल्दी आइए। लड़की, उधर वो जो पिलर के पास है, कॉपी भेजिए, खड़ा हो जाइए जल्दी। कॉपियों उल्टे दिए। समिति की चर्चा ऋग्वेद में क्या बार? 9 बार। उंगली टूट जाएगा, 9 बार। जाइए, कॉपी भेजिए जल्दी। उधर टोपी, जिसके टोपी पे बॉय लिखा हुआ है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बोलिए आप। कथा सरित सागर के रचयिता नहीं हुआ, सोमदेव। बढ़ा दीजिए, खड़ा रहिए आराम से। इधर है लड़का, व्हाइट टी शर्ट, आ जाइए आ जाइए आप। हाँ, कॉपी लेके आइए जल्दी।
जल्दी आइए। हे, खड़ा हो जाइए, दीजिए कॉपी। पहलव वंश का संस्थापक कौन था? पहलव वंश का संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेटस प्रथम। मिथ्रेडेटस प्रथम। चलिए इधर पीला चश्मा वाली, हाँ कॉपी भेज दीजिए, आप अपना दीजिए कॉपी। कहाँ गए थे? रेगुलर क्लास काहे नहीं आते हैं? तो कल ने आए थे तो वो गलती है ना भैया। भौजी कोई काम नहीं देगा। पैसा कौन देता है? पापा देते हैं ना। मम्मी पापा काम देगा। भैया भौजी के चक्कर में मत रहिए आप भैया के चक्कर में थे, इसलिए माँ बाप रहता तो हम छोड़ देते। नहीं नहीं, हमको कोई मतलब ना है। आप कल क्लास क्यों नहीं आए? चलिए, भैया भौजी के चक्कर में आगे से नहीं रहना। बोलिए बोलिए, यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए, यहाँ 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 बोलिए, भैया भौजी के चक्कर में नहीं रहेंगे। हाँ जाइए जाइए जाइए। चलिए आए लड़की, बोलिए, जवाब दीजिए। देवीय राजत्व के सिद्धांत का उल्लेख किसमें है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? देवीय राजत्व के सिद्धांत का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। बढ़ा दीजिए उसका कॉपी। खड़ा रहिए अब आप। रहिए वहीं रहिए ना, काहे इधर आ रहे हैं? उतना कष्ट नहीं करना है, ठीक है। नेहरू युग तरीके, इसमें तो बहुते कुछ है, बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं हो। बताइए, इसमें जो है नेहरू युग है, क्या क्या है, राजतंत्र है, गणतंत्र है, कैसे कैसे पढ़ते हैं? अशोक के बाद से पढ़े हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहता था, नौ का नाम बोलिए। नहीं याद है तो लीजिए। अशोक के बाद चंद्रगुप्त होता है, ठीक है। चलिए, वो गमछी जो लपेटे हुए, आ जाइए कॉपी लेकर के। कॉपी दीजिए। कॉपी कहाँ हुआ? क्या हुआ कॉपी? है कहाँ गए हुए थे आप? कौन चीज का पेपर चल रहा था? खड़ा हो जाइए आप, कॉपी भेजिए। पांच मिनट हो गया है लगता है ना, 5 मिनट हो गया। जीवन भर, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला क्या कहलाती थी? क्या? अमाजू? अच्छा नहीं हुआ, लोग बोल दिया सब। अनुलोम विवाह क्या है? आए? बोलिए, क्या वर्णमंडल? गलत है। ऋग्वेद और ईरान के किस मूल ग्रंथ में समानता देखने को मिलता है? ऋग्वेद और ईरान के किस मूल ग्रंथ में समानता देखने को मिलता है? जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन पे। आइए आइए क्वेश्चन पे। आप लोग को खड़ा रहना है पूरा क्लास, ठीक है? यही आपका सजा है। आ जाइए। आइए आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पलट लीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा 60-70 को आराम से हो जाएगा, आधा घंटा में आराम से हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। आइए जल्दी।
क्वेश्चन पलटे आ जाइए। निम्न में कौन सा ग्रंथ हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में संशोधन का आधार था? मिताक्षरा। कौन था? मिताक्षरा। मिताक्षरा। गोत्र व्यवस्था किस काल में स्थापित हुई? उत्तर वैदिक काल में। कौन काल में? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था किस काल में स्थापित हुई? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है? जबालोपनिषद। चारों आश्रम का उल्लेख है? जबालोपनिषद। चारों आश्रम यही ना है हो, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम, यही ना है चारों आश्रम। किसका मिलान गलत है? पैशाच विवाह बलपूर्वक कन्या को छीन कर किया गया। बलपूर्वक कन्या को छीन कर किया गया विवाह राक्षस विवाह न, राक्षस विवाह न, ये तो राक्षस विवाह न था, तो ये गलत है। पैशाच विवाह विश्वासघात द्वारा किए गए विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह प्रेम सही है। ब्रह्म विवाह समान वर्ण में विवाह सही है। देव विवाह पुरोहित के साथ विवाह सही है। कौन सा मिलान गलत है? ए। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा? कितना? 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। निम्नलिखित में से किसके लिए देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है? राजा। किसके लिए? राजा। किसके लिए देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है? राजा। किसके लिए? राजा। राजा का पद वंशानुगत किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल। राजा का पद वंशानुगत किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट, एकराट, अधिराज, उपर्युक्त सभी, सब। उपर्युक्त सभी, सम्राट, एकराट, अधिराज, सब कहा जाता था। किस वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था? यजुर्वेद। किसमें? यजुर्वेद। किस वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था? यजुर्वेद। किसमें? यजुर्वेद। किस वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था? यजुर्वेद। यजुर्वेद। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत विवरण किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत विवरण मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार के रत्नियों का विवरण है? 12। कितने प्रकार के? 12। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कितने प्रकार के रत्नियों का विवरण है? 12। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, सही है। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल में नियमित कर हो गया था। इसकी मात्रा 1/16 भाग हो गया था, सही है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रकार, दोनों राज प्रकार राजतंत्रात्मक है, और इसमें जो है आपको दोनों कर दिया है, तो इसको काट दीजिए। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था थी, हाँ। राजतंत्रात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था थी, हाँ। कौन सा सही है? 1, 2 और 3। सूत, राजा का सारथी सूत कहलाता था। भागदूध, कर संग्रह करता भागदूध कहलाता था। अक्षावाप, पासे के खेल में राजा के सहयोगी अक्षावाप कहलाते थे। गोविक्त्रन ये जो है आपको जंगल विभाग का प्रधान होता था। और इसके बाद पालागल जो है विदूषक होता था, और अक्षता प्रतिहारी होता था। तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 6, 3, 4, 5। आंसर डी होगा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा क्या था? कृषि। क्या था? कृषि। कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं, जुताई, बुआई, कटाई तथा मराई का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। तो कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं, जुताई, बुआई, कटाई और मराई का उल्लेख किस ग्रंथ में है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें है? शतपथ। बैठ जाइए। यजुर्वेद में प्रयुक्त श्याम यश और कृष्ण यश किसके लिए आया? लोहा। किसके लिए आया है? लोहा। किस स्थान से कृषि से संबंधित पहली बार लौह उपकरण मिले हैं? अतरंजी, खेड़ा।
अतरंजी खेरा। किस स्थान से कृषि से संबंधित पहली बार लौह उपकरण मिला? अतरंजी खेरा। उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार के मृद भांड के बर्तन से परिचित थे? सबसे परिचित था। काले व लाल रंग के मिश्रित मृद भांड, काले रंग का मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, लाल मृद भांड, सबसे परिचित था। आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में प्रधान व्यापारी श्रेष्ठीन होता था। हाँ। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। हाँ। लोगों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। हाँ। आंसर क्या हो जाएगा? डी। उत्तर वैदिक आर्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई धातुएं थी चांदी, सोना, तांबा, लोहा एवं सीसा। चांदी, तांबा, सोना, लोहा एवं सीसा। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? शूद्र को। किसको नहीं था? शूद्र को। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? शूद्र को। उत्तर वैदिक काल में कौन सा उद्योग एक प्रमुख उद्योग था? वस्त्र निर्माण उद्योग। उत्तर वैदिक काल में कौन सा उद्योग एक प्रमुख उद्योग था? वस्त्र निर्माण उद्योग। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के ऋण का उल्लेख नहीं मिलता है? मातृ ऋण। कौन सा ऋण? मातृ ऋण। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के ऋण का उल्लेख नहीं मिलता है? मातृ ऋण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। हाँ। इसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। हाँ। मृत्यु की चर्चा इसी में है। हाँ। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ऋग्वेद के पाठकर्ता होत्री, सामवेद, उद्गाता, यजुर्वेद, अर्धव्यु, अथर्ववेद, ब्रह्मा। आंसर 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। मृत्यु लोक का देवता परीक्षित को किसे कहा जाता था? मृत्यु लोक का देवता किसे कहा जाता था? परीक्षित को। अश्वमेध यज्ञ। शांत रहिए ना। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य की सीमा में वृद्धि। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन। अग्निष्टोम यज्ञ पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नौ। सोत्रामणि यज्ञ पशु एवं सूरा की आहुति। 1, 3, 2, 5, 4। 1, 3, 2, 5, 4। आंसर बी। क्या होगा? बी। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देता है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद। किसमें? छांदोग्य उपनिषद। किस ग्रंथ को सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? अर्थात युद्धों के पुस्तक के नाम से जाना जाता है। महाभारत। किसको जाना जाता है? महाभारत। उत्तर वैदिक काल में कौन नगर के रूप में विकसित होने में असफल रहा? इंद्रप्रस्थ। कौन आपको? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दैभाग निम्न जाति की सिविल विधि। गलत है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दैभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था। सही है। आप याद कीजिए, पिछले क्लास में हम आपको लिखाए थे मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दैभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। यह भी गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 2। सही है, केवल 2। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता लोगों इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सही है। ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय होते थे, वे युद्ध सब नहीं लड़ते थे। ऋग्वेदिक आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि कह रहा है था, इसलिए यह क्या है? गलत। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। यह गलत है। गलत है। कौन सा सही है? केवल 1। अरे घोड़े का अस्थि पंजर मिला है ना जी सुरकोतदा से, तो घोड़े का जब अस्थि पंजर मिला है सुरकोतदा से,
तो घोड़ा से तो लोग परिचित ही था, अस्थि पंजर मिला है मतलब परिचित था। आंसर ए। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा व यज्ञ, प्रकृति पूजा व यज्ञ। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। हाँ। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। हाँ, आंसर होगा सी। तीर्थकर और निर्वाण स्थल ऋषभ देव का अष्टापद है, सही है। वासुपूजनाथ का सम्मेद शिखर है, गलत है। नेमिनाथ उर्जयंत है, सही है। महावीर पावापुरी, सही है। इसका निर्वाण स्थल जो है चंपापुरी है, चंपापुरी। अब कहिएगा चंपापुरी कहां है, तो चंपापुरी भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में है। और यहीं पर जो है वासुपूजनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वासुपूजनाथ 12वां तीर्थकर था, 12वां तीर्थकर था। तो यही युग्म सुमेलित नहीं है। कौन युग्म सुमेलित नहीं है, यही पूछा जा रहा था, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वेदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 डी। कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, वाद सनेई, वाद सनेई। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराण का, किसका, पुराण का। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है, यजुर्वेद। किसमें मिलता है, यजुर्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है, सूर्य सूक्त, सूर्य सूक्त। ई क्वेश्चन जो है थोड़ा अस्पष्ट है, ठीक है, इरर है इसमें। अथर्ववेद, अथर्ववेद में है औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। 3 1 2 4 3 1 2 4। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। किसमें, उपनिषद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है, कठोपनिषद। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे, केकय। कहां के, केकय। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक था, कुभा और क्रूमु, कुभा और क्रूमु। कुभा काबुल, परुष्णी राबी, सदानीरा गंडक, शत्रुदी। 2 3 1 4 2 3 1 4 बी। महाभारत काल में महानदी का नाम था त्रित्रेतप्ला। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रचलित था। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये सब भी प्रचलित था। आंसर होगा इसका ए और सी। एक नया ऑप्शन बनाइए, ए और सी। क्वेश्चन में है, हाँ कर लीजिए ए और सी। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा। ऋग्वेदिक काल में किस अंग का आभूषण था, गला। किसका आभूषण था, गला। प्राचीन भारत में निशाका जाने गए स्वर्ण आभूषण किस रूप में, स्वर्ण आभूषण। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। व्रीहि चावल, मुदग मूंग, यव जौ, इक्षु गन्ना। 2 3 4 1 डी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर, परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, वंश परंपरागत राजतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा
एक प्रकार की मंत्री परिषद हुआ करती थी। क्या? मंत्री परिषद। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित था, सभा। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी, बहुदेववादी। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। ये झंझावट के देवता थे, हाँ। पापियों को दंड देते थे, नहीं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, नहीं। वर्षा के देवता थे, हाँ। 1 और 4 डी। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। कौन भाषा में? संस्कृत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प को रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया गया? वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? धर्मशास्त्र के काल में। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलता है उपनिषदों का। उपनिषदों का। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? श्वेता स्वरूपनिषद। श्वेता स्वरूपनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? कोष। कोष। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन है? चतुर्थ मंडल। चतुर्थ। आकाश के देवता सूर्य, ध्वज, सविता, विष्णु, हाँ। ये सब आकाश का देवता माना जाता था। अंतरिक्ष का देवता इंद्र, रुद्र, मासत, प्रजापति माना जाता था सब। पृथ्वी की देवता अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती माना जाता था। 1 2 3 सभी सही है। खत्म हो गया। ठीक है। क्वेश्चनों करवा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। पता नहीं आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जो है ना, चैप्टर वाइज पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन करवाते जाएंगे, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? हाँ, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? चलिए, अब जो है और सब बढ़िया है। सब चीज अब तो खत्म हो गया। अब क्या पढ़िएगा? हैं? निर्वाण है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। निर्वाण का मतलब ज्ञान का प्राप्ति होता है। बैठ जाइए। चलिए, तो अब इससे आगे जो है मिलेंगे। लेकिन आप लोग को भी जो है ना, आप लोग के लिए भी जैसे दरोगा बैच सब में जो है टेस्ट उस्ट रखते हैं, 1 महीना पे टेस्ट रख देते हैं। आप लोग के बैच में भी सोच रहे हैं। ठीक है? मंथली टेस्ट होगा। ठीक है? देख रहे हैं, मंथली एक टेस्ट का व्यवस्था कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है? टेस्ट उस्ट बीच में होना चाहिए, समझे? चलिए, और सब बढ़िया ना? पढ़ा लिखा कीजिए, नहीं तो कूटेंगे। अब हम नहीं जाएंगे, हम उधर से बुलाएंगे सबको, समझे? चलिए, और सब बढ़िया है। पढ़िए लिखिए, आईपीएल के चक्कर में मत पढ़िए। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। रुक जाइए।